तो बोले नहीं ठीक, क्या चालू करने जा रहे हैं? जियोग्राफी, इसका हिंदी होता है भूगोल। हिलाओ लोग मत, अर्थ क्या होता हाथ है? मिलाओ लोग आराम से। देखिए, इसमें एक शब्द छुपा है भू। भू मतलब होता है भूमि और गोल का मतलब होता है राउंड यानी कि गोल, यानी कि जो भूमि है वो एक प्रकार से गोल है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग शुरुआती में देखें तो जियोग्राफी शब्द यानी भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था पूरे विश्व में? तो इराटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? भूगोल यानी भूगोल शब्द यानी कि जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इराटोस्थनीज। इसका जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है जियोग्राफी, यह ग्रीक भाषा से निर्मित है। ग्रीक भाषा, ग्रीक एक देश है, वहां की भाषा से यह बना हुआ है ग्रीक भाषा, जिसमें दो शब्द छुपा है। पहला जियो, जियो का हिंदी होता है पृथ्वी, और ग्राफ्स, ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन, उसी को कहा जाता है ज्योग्राफी। अगर परिभाषा के रूप में देखें तो ज्योग्राफी में किस चीज का माने वर्णन किया जाता है, किस चीज की पढ़ाई किया जाता है, तो परिभाषा के तौर पर अगर देखें तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे आकाशीय पिंड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब पूरे आकाशीय पिंड, ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे, इसके साथ साथ पृथ्वी, पृथ्वी पर के पेड़ पौधे, जलवायु, नदियां, तालाब और महासागरे, इन सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ना है। ठीक ना? लेकिन अगर देखा जाए तो टॉलमी साहब ने कहा था, टॉलमी एक विद्वान थे टॉलमी, उन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी एक स्वतंत्र विषय है, यानी भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसमें हम लोग सारे नदियां, तालाब, पर्वत, पठार, पहाड़ियां और ब्रह्मांड के बारे में विस्तृत पढ़ना है। लेकिन वहीं पर एक वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने कहा कि भूगोल पृथ्वी की एक झलक है, भूगोल पृथ्वी की एक झलक है जो स्वर्ग के रूप में देखने वाला आभामय प्रतीत होता है। भूगोल के बारे में बताते हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। विज्ञान के रूप में हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। एक तरह से यह विज्ञान का ही ब्रांच बन जाता है जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिएगा। ठीक ना? तो हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इराटोस्थनीज। लेकिन अगर भूगोल के जनक देखेंगे तो भूगोल के जनक कहा जाता है हिकेटियस साहब को। किसको कहा जाता है? देखिए, भूगोल कई प्रकार का होता है, भौतिक भूगोल, वर्तमान भूगोल, व्यवस्थित भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, ये सब भूगोल का प्रकार है। आज सारे प्रकारों को हम लोगों को पढ़ना है। तो भूगोल का जनक हिकेटियस साहब को कहा जाता है। लेकिन जो वर्तमान में हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, जो वर्तमान में हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, तो वर्तमान भूगोल का जनक किसके कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर साहब को। ध्यान रखना है, किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर साहब को। और जो व्यवस्थित भूगोल होता है, व्यवस्थित का मतलब चैप्टर वाइज पढ़ना, तो व्यवस्थित भूगोल को जनक किसे कहा जाता है? तो इराटोस्थनीज को। यही वही इराटोस्थनीज है जिन्होंने भूगोल शब्द का पहली बार यूज किया था बोलने के लिए। इसके बाद अगर भौतिक भूगोल का जनक देखा जाए तो पोलिडोनियम को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियम। यहाँ पर मैंने भूगोल को 4 प्रकार में बांटा है। देखिए, ये भूगोल हो गया है। भूगोल को 4 प्रकार से बांटकर हम लोगों को पढ़ना है बेसिक रूप से। ठीक ना? तो भूगोल की 4 ब्रांच होते हैं, 4 शाखाएं होती है। पहला कहलाता है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल भूगोल, खगोल विज्ञान इसको कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल विज्ञान। अब इसमें किस चीज का हम लोग को अध्ययन करना है खगोल विज्ञान में? तो खगोल विज्ञान में सारे ब्रह्मांड के आकाशीय पिंडों के बारे में पढ़ना है। ब्रह्मांड में क्या आता है? सारे आकाशीय पिंड आते हैं, ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारा, सूर्य, पृथ्वी, सारे के सारे इसमें अध्ययन करना है खगोल में। इसके बाद आ जाता है जियोलॉजी। इसका दूसरा ब्रांच का नाम है जियोलॉजी, यानी कि भूगर्भ। भूगर्भ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है कि पृथ्वी की, देखते हुए कि कई प्लेटें होती है, पृथ्वी के प्लेटों के बारे में पढ़ना है, विवर्तनिक प्लेट के बारे में पढ़ना है। तो पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक संरचना है या पृथ्वी के अंदर जो संरचना के साथ साथ जो इसके अंदर हलचल होती है, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग, यानी कि उसको कहा जाता है एल तरंग को कहा जाता है क्या? भूकंप। तो इन सारे आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों को जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ के बारे में पढ़ना है। ठीक, अगला आता है ब्रांच टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है भू आकृति। भू आकृति में हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी के, यहाँ पृथ्वी के जो पर्वत, पहाड़ियां,
जो है ना, जितने भू आकृति में ही पढ़ना है कि जितने पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर वर्तमान मौजूद है, जितने पठार है, पहाड़ियाँ है, नदियाँ है, तालाबे है, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है। और चौथा ब्रांच खुद भूगोल हो जाता है, यानी कि सारे के बारे में विस्तृत पढ़ना है। अब ये खगोल विज्ञान, ये पहला हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है आज, सेक्टर नंबर 1 खगोल। और खगोल हम लोग आज पढ़ेंगे। तो खगोल विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर होता है ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड। तो आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना? तो पहले हेडिंग दीजिए ब्रह्मांड, पूरा पहले ये उतार लीजिएगा, हम उस पर चलते हैं, ठीक ना? इस पर थोड़ा कैमरा इधर कर दीजिए। आज हम अब इस पर थोड़ा समझा रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में। क्लियर है ना? इसको हम मिटा नहीं रहे हैं। चलिए, तो ब्रह्मांड हमारा पहला चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मांड क्या चीज है, क्या कैसे इसका निर्माण हुआ, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अगर पढ़ेंगे तो देखिए, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के भंडार को ब्रह्मांड कहा जाता है। समझ रहे हैं? ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के विशाल भंडार को ब्रह्मांड कहा जाता है। अस्तित्वमान द्रव्य का मतलब ऐसा द्रव्य जिसका बहुत वर्षों से अस्तित्व हो। जैसे इस पृथ्वी पर कुछ भी अस्तित्वमान नहीं है, सबको नष्ट होने वाला है, लेकिन पृथ्वी खुद अस्तित्वमान द्रव्य है, क्योंकि पिछले 4.5 अरब वर्ष से पृथ्वी चल रही है। ठीक, तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के भंडार को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। अब इस ब्रह्मांड को भी 9 प्रकार में डिवाइड किया गया है। टोटल मान लेते हैं ये बड़ा वाला चीज हो गया ब्रह्मांड। क्या हो गया? ब्रह्मांड। टोटल ये बड़का चीज क्या हो गया? इसका नाम दे दिए ब्रह्मांड। अच्छा, इसका उत्पत्ति कैसे होगा भी हम लोग समझेंगे, ठीक ना? तो ब्रह्मांड का अगर उत्पत्ति हम लोग देखें शुरुआती में, तो जब शुरुआती के दौरान ब्रह्मांड एक संकीर्ण बिंदु था। क्या था? संकीर्ण बिंदु। यहाँ पर इस ब्रह्मांड ये उत्पत्ति कैसे हुआ? तो एक बहुत विशालकाय पिंड था जिसमें बहुत अत्यधिक तापमान एवं दबाव था। ठीक, तापमान एवं दबाव था। तापमान एवं दबाव होने के कारण क्या हुआ कि इसमें विस्फोट हो गया। जब प्रेशर पड़ेगा तो विस्फोट होगा, और अधिक टेम्परेचर था। जब विस्फोट हुआ तो यही पूरा विस्तृत रूप से छितरा जाएगा ना। जब विस्फोट होगा तो विस्तृत रूप से जब फैल गया, और जब फैल गया तो यहाँ पर हुआ क्या, यह भिन्न भिन्न छोटे छोटे पिंडों के रूप में बिखराव हो गया। तो यहाँ पर यह समझना है कि ये हाई टेम्परेचर था, और जो बिखरा था तो उसमें भी टेम्परेचर रहेगा। तो उस टेम्परेचर को ठंडा होने में 10.5 अरब साल लग गए। कितना साल? 10.5 अरब साल। ये विस्फोट जो हुआ था, ये इसी को कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत। क्या कहा जाता है? बिग बैंग सिद्धांत। चलो रहेगा। बिग बैंग सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था? जॉर्ज लॉमेंटियर ने। जॉर्ज लॉमेंटियर। देखिए, ब्रह्मांड के विस्फोट के सिद्धांत पर बहुत सारे वैज्ञानिक क्या किए कि अपना अपना मत दिए, लेकिन महाविस्फोट सिद्धांत जो हुआ था, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है, ये महाविस्फोट सिद्धांत को बढ़िया से प्रतिपादित करके समझाया किसी ने? तो जॉर्ज लॉमेंटियर ने। और अब तक के ब्रह्मांड के महाविस्फोट सिद्धांत में सबसे ज्यादा सटीक यही हुआ, बिग बैंग सिद्धांत। किसका दिया था? जॉर्ज लॉमेंटियर ने। और यह विस्फोट जो हुआ था, महाविस्फोट, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था लगभग। देखिए, ये पहले से ही ये पहले से ही विश्व में था। ये पहले से यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर इसमें था और दबाव था। हाई टेम्परेचर और दबाव के कारण क्या होता है? देखिए, जहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो खुद जलता रहेगा। हाई टेम्परेचर होने के कारण, यहाँ पर दबाव होने के कारण ये विस्फोट हो गया पूर्ण रूप से। आज जो महाविस्फोट हुआ, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था विस्फोट, आज नहीं हुआ था। जब विस्फोट हो गया तो ये बहुत पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकला था। बहुत ना
पृथ्वी उसी से टूट कर निकला है, बता रहे हैं, ठीक ना, उसी से टूट कर निकला है। तो जब विस्फोट हुआ 13.7 अरब वर्ष, इसको इस विस्फोट में जो आग निकला था सारे पिंड में आग था, उस आग सारे इतना जल रहे थे कि ब्लैक हो गए थे, काले हो गए थे। अब इस विस्फोट को ठंडा होने में 10.5 अरब वर्ष हो गया, ठंडा होने में मैंने 10.5 अरब वर्ष बाद ठंडा हुए। इसके बाद हमारा जो ब्रह्मांड बना आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना, निर्माण हुआ, विस्फोट हुआ उस समय। निर्माण आगे ठंडा होगा तब न होगा। तो हमारा जो सौर मंडल वर्तमान में है उसका भी निर्माण अगर देखा जाए तो 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो सर हम कहीं देखें कि सूर्य का भाग है, सूर्य से टूट कर बता रहे हैं उसी में। इसके बाद सूर्य भी तो इसी का महाविस्फोट का सिद्धांत का आता है। तो पहले ब्रह्मांड का डिवीजन समझ लेते हैं, तो सारा आपका टॉपिक क्लियर हम कर देंगे। सूर्य भी पृथ्वी का भाग है, लेकिन सूर्य तो भी किसी न किसी का भाग होगा पहले। तो इस ब्रह्मांड को 9 भागों में बांटा जाता है। ब्रह्मांड के अंदर आता है सुपर क्लस्टर। क्या आता है? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर के अंदर आता है क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर आता है आकाश गंगा, और आकाश गंगा के अंदर आता है तारा मंडल। तारा मंडल के अंदर आता है नक्षत्र, और नक्षत्र के अंदर आपका आता है सौर मंडल। सौर मंडल के अंदर आता है सूर्य एवं पृथ्वी, और सूर्य एवं पृथ्वी के अंदर आता है आपका ये अंतरिक्ष। फिर से बता रहा हूँ, पूरा ये ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड के अंदर आता है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर के अंदर आता है क्लस्टर, इसको डिवाइड किया गया है। क्लस्टर के अंदर आएगा आकाश गंगा। आकाश गंगा के अंदर आएगा आपका तारा मंडल। तारा मंडल के अंदर आएगा आपका ये तारा मंडल के बाद आएगा आपका सौर मंडल। सौर मंडल के अंदर नक्षत्र रहेगा, और नक्षत्र के अंदर हमारा आता है सौर मंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं। 8.5 ग्रह हैं, और सौर मंडल के अंदर आता है पृथ्वी और सूर्य, और पृथ्वी और सूर्य के अंदर आपका आ जाते हैं ये अंतरिक्ष, ठीक ना। तो ये 9 भाग में डिवाइड किया गया है ब्रह्मांड को। आज चारों बारे में कि ब्रह्मांड है क्या, अंतरिक्ष है क्या, इस सबके बारे में विस्तृत पढ़ना है, ठीक ना। चलिए इसको हम डिवाइड कर दिए। अब आपका कहना है कि ये क्या चीज है ना, कितने में लिखोगे हो? आप देख 13 मिनट। चलिए इसमें अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए विस्फोट तो समझ लिए, तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है हमारा पूरा विशाल भंडार है। जो ब्रह्मांड है पूर्ण रूप से विशाल है। व्यास आप लोग समझते हैं ना, बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को व्यास कहा जाता है। तो इस ब्रह्मांड का जो व्यास है, व्यास सोचिए कि कितना बड़ा है, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष हमारे ब्रह्मांड का व्यास है। अब प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। हम लोग प्रकाश पढ़े कि प्रकाश का चाल कितना होता है। प्रकाश का चाल 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। माने 1 सेकंड में 10 के पावर 8 किलोमीटर चल जाएगी प्रकाश। समझ रहे ना? प्रकाश का चाल 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10 के पावर 8 मीटर गमन कर लेगा प्रकाश। इसका मतलब ये है, तो जब 1 सेकंड में इतना गमन कर रहा है तो 1 मिनट में कितना गमन करेगा? 60 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अगर घंटा निकालेंगे तो 60 से गुना कर देंगे तो घंटा का निकल जाएगा। अगर प्रकाश का पता करेंगे कि 1 दिन में कितना गमन करेगा तो 24 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 दिन में 24 घंटा होता है। अगर 1 वर्ष का निकालना चाहेंगे तो गुना 365 वर्ष कर देंगे, 365 दिन, क्योंकि 1 वर्ष में 365 दिन होता है। लीप ईयर में 366 से गुना करेंगे तो ये बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष। समझ रहे? यानी कि प्रकाश जो होगा 1 साल में जितनी दूरी गमन तय करेगा उसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। क्या कहा जाता है? प्रकाश जो 1 वर्ष में जितनी दूरी गमन करेगा, जितनी दूरी तय करेगा, उसी को कहा जाता है 1 प्रकाश वर्ष। यहाँ पर समझिए कि प्रकाश का चाल 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो 1 सेकंड में इतना चल रहा था, 1 मिनट में 60 से गुना कर देंगे। घंटा का निकालेगा तो 60 से गुना कर देंगे। दिन का निकालना होगा 1 दिन का तो 24 से गुना कर देंगे। अगर वर्ष का निकालना होगा तो 365 से गुना कर देंगे। क्लियर हो गया? तो यही कहलाता है 1 प्रकाश वर्ष। तो जो हमारे ब्रह्मांड का व्यास है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है, ठीक ना। कितना व्यास है?
ब्रह्मांड का हमारा व्यास जो है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनियां है, गैलेक्सी। अब कहिए कि गैलेक्सी क्या है? तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। हमारा एक सूर्य भगवान तारा है, ऐसा गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं एक गैलेक्सी में। पहले इसमें समझते हैं, ये हो गया ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है, जिसको हिंदी में कहा जाता है मंदाकिनी। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। ये मंदाकिनी क्या होता है कि तारों के समूह को कहा जाता है मंदाकिनी, यानी कि गैलेक्सी। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इसमें करते करते 100 अरब मंदाकिनी है। ब्रह्मांड में कितना है? मान लेते हैं ये 100 अरब हो गया। मैंने इसमें तो दिखा नहीं सकते हैं, मान लेते हैं। तो इस ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है। मान लेते हैं मंदाकिनी 100 अरब मंदाकिनी हो गया। अब प्रत्येक मंदाकिनी में मान लेते हैं एगो हई मंदाकिनी है, इहो मंदाकिनी है, इहो मंदाकिनी है। तो प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारा है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, एकड़ों में 100 अरब, सैकड़ों में 100 अरब, लगभग कोई गिना नहीं है। ये अनुमानतः कहा जाता है। तो इसीलिए हम लोग लगभग पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में, एगो मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारा है। मान लेते हैं कि हई पूरा बड़ा का ब्रह्मांड हो गया। इस पूरा बड़ा का ब्रह्मांड में हई 100 अरब हो गया, है पूरा 100 माने ब्रह्मांड हो गया। इस 100 ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी हो गया। ठीक, तो एगो हई कोनो मंदाकिनी लेते हैं, हई मंदाकिनी। ये मंदाकिनी में छोटे माने 100 अरब तारा है। मान लेते हैं 100 अरब तारा हो गया। हेकड़ों में 100 अरब, हेकड़ों में 100 अरब, हेकड़ों में 100 अरब, सैकड़ों में 100 अरब। सोच लीजिए, ऐसा कब है सर? 100 अरब है। माने पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां है, और प्रत्येक मंदाकिनिया में 100 अरब तारे हैं। लगभग सब लगभग बता रहे हैं, ठीक ना? तो ये क्लियर हो गया कि ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां है, और प्रत्येक मंदाकिनिया में 100 अरब तारे हैं। और मंदाकिनी के बारे में बताइए दिए कि मंदाकिनी तारों के समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। तो इसी ब्रह्मांड, हम लोग भी ब्रह्मांड में है। इसी ब्रह्मांड में एक मंदाकिनी है जिसका नाम है, मान लेते हैं एक ऐसी मंदाकिनी है जिसका नाम है दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दूध मेखला, यानी कि मिल्की वे। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मिल्की वे। यही दूध मेखला हमारी अपनी मंदाकिनी है, जिसमें सौर मंडल रहता है। इसी दूध मेखला, अब इसको मिटा रहे हैं। अब अपने दूध मेखला मंदाकिनी के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं? दूध मेखला या आकाशगंगा उसको कहा जाता है, मिल्की वे, ठीक ना? तो जो ये देख लिए कि ब्रह्मांड का व्यास जो है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है, और इस ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। ठीक, तो हमारी अपनी मंदाकिनी जो है उसका नाम है दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। इसका दो नाम है, या आकाश गंगा। तो इसका अगर आकाश गंगा पूछेगा तो इसका अंग्रेजी नाम होता है मिल्की वे। हमारी अपनी है, ध्यान दीजिएगा, अपनी मंदाकिनी का नाम क्या है? मिल्की वे। और हमारी जो मिल्की वे है, ये आकाश गंगा है। इसका जो आकार देखा जाएगा तो इसका 80% भाग जो है सर्पिला है, सांप के जैसा। माने हमारी जो दुग्ध मेखला का आकार है, इसका 80% भाग जो है कैसा है? सर्पिला है, यानी कि इस प्रकार से लगभग होगा। ठीक, इस प्रकार से होगा। और कहा गया है कि जो हमारे सूर्य भगवान है, इसी दूध मेखला के किसी एक कोना में अवस्थित है। ठीक, देखिए मैंने पहले ही समझाया था कि ब्रह्मांड में 100 अरब तारे हैं, प्रत्येक माने 100 अरब मंदाकिनी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। तो हई हमारी अपनी मंदाकिनी है, एक का नाम है दुग्ध मेखला। एक और मतलब कि एकड़ों में 100 अरब तारा होगा कि नहीं? समझ रहे हैं? यानी कि इसमें भी 100 अरब तारे होगा ही होगा, ना कि सवाल नहीं है। तो कहा गया है जो सूर्य भगवान हमारे हैं, क्या है? तारा ही है। तारा किसे कहा जाता है? जिसके पास अपना प्रकाश और ऊर्जा हो। क्लियर? और तारा के आगे बातें बताएंगे कि क्यों इसका बनता है। धूल और कण मिल जाते हैं, वाष्प। आगे इसका ये आगे के टॉपिक है, नहीं तो अभी दिक्कत होगी यहाँ पर, ठीक ना? तो यही कहा गया। तो इसका मतलब इसमें 100 अरब तारा होगा। ये हमारे दूध मेखला में
तो उसी 100 अरबवा में हमारा एक तारा है सूर्य भगवान, ठीक। और कहा गया है कि जो हमारी दूध मेखला का आकार सर्पिला कार है, तो इसी के एक कोने पर, मान लेते हैं इसी कोना पे, हेहू कोना पे हो सकता है, हेहू कोना पे हम गए हैं देखने नहीं, तो कहा है किसी एक कोने पर सूर्य अवस्थित है। तो मान लेते हैं इस कोना पर सूर्य भगवान अवस्थित है, तो इस कोने पर अवस्थित है। तो इस प्रत्येक तारा का अपना सौर मंडल होता है, ध्यान रखना है। प्रत्येक तारा मैंने 100 अरब तारा है ना, तो सबका अपना अपना सौर मंडल होगा। सब सौर मंडल में अपना अपना ग्रह रखा होगा, और सब ग्रह अपना अपना उपग्रह रखा होगा, और सब उपग्रह के साथ साथ क्षुद्र ग्रह होगा, ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा आ जाता है ये सूर्य भगवान का सौर मंडल। क्या जाता है? सौर मंडल। सूर्य का अपना सौर मंडल है जिसमें 8 तारे हैं। तो सौर मंडल आगे का टॉपिक